Hey, hello everyone. Welcome back to Quanta. Guys, myself Viru sir, founder and director, Quanta Institute Jaipur. And today we are starting a new series in quantum mechanics, and that is on WKB approximation method, or we can say semi-classical approximation method. एक ही टॉपिक के दो नाम है और ये नाम क्यों बोला जाता है इस पर बात बाद में डिस्कशन जो भी होगा आपका उसके अंदर होगी, ठीक है। तो अभी आप जस्ट दोनों टॉपिक लिखो। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आता है ना वहाँ पर WKB बोलता नहीं है, वो इसका नाम लेता है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज विल कंटेन दिस नेम, सो आपको लिखना ज़रूरी है। और सबसे पहले बात करते हैं कि WKB मतलब किसके लिए स्टैंड करता है। व्हाट मीन्स WKB मीन्स व्हाट। WKB स्टैंड्स फॉर देखो WKB तीन साइंटिस्ट के नाम थे। W मीन्स विंटजेल एंड K फॉर क्रैमर्स एंड B फॉर ब्राइलियन, सॉरी। तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस मेथड को बनाया है, तो उनके नाम से ही मेथड है। बट समटाइम्स इन लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम यू मे फाइंड दिस काइंड ऑफ नेम ऑल्सो। क्लियर है। अब डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा आज। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम क्या है जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम आस्क्ड इन CSIR, सबसे पहले इसी पे बात होगी। फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम लिखो, फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन CSIR नेट। कुछ लोग नाराज ना हो जाए इसलिए NTA CSIR, ठीक है। ज़्यादा ही नाराज हो रहे तो UGC, ठीक है। कभी कंसेप्ट क्लियर कर लेना मेरे से कि UGC CSIR NTA क्यों लिखते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम पूछी जाती है उसका फॉर्मेट क्या होगा। देखो दो टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जो गिवन होगा ना वो आपको एक पोटेंशियल गिवन होगा। V of x विल बी गिवन। इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ, इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है। दोनों का सेपरेट डिस्कशन करेंगे। पूछेगा क्या, एक तो पूछता है En एनर्जी ऑफ nth स्टेट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, लार्ज वैल्यूज ऑफ n। यहां पर पूछता है T ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, पूरा लिख देता हूं मैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट थ्रो पोटेंशियल बैरियर्स। तो जो V of x है वो पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी V of x है और En पूछेगा। En को नाम होता है बाउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू, या एनर्जी बस, बाउंड स्टेट एनर्जी फॉर nth स्टेट। तो ये तो आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे T ले देते हैं कि T पूछा जाता है। अब है कि अप्रोच किस वे में डील करेंगे, तो पहले वाले को कैसे डील करेंगे, सेकंड पे मैं बाद में बात करूँगा। इसको हटा के और इधर राइट में ही बात करूँगा, ठीक है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट En वाला क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो देखो उससे पहले एक फैक्ट सुनो। एक फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि अराउंड 95% प्रॉब्लम्स asked in CSIR can be done
within 30 seconds, within 30 seconds just by a trick। 30 सेकंड में प्रॉब्लम हो सकती है, 95 प्रॉब्लम्स हो सकती है एक ट्रिक के थ्रू। तो आपके अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच क्या होना चाहिए भाई? फर्स्ट ट्राई टू डू बाई ट्रिक, ट्राई, ये मतलब एक स्ट्रिक्ट मैसेज है आपको कि सबसे पहले ट्रिक ही अप्लाई करनी है आपको, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ ये चीज़ें। हालांकि वर्बली बता सकता था बट वो तुम्हारे भेजे में घुसता नहीं है, इसलिए मैं लिख के बोल रहा हूँ। तो स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। ट्राई इट फर्स्ट बाय ट्रिक, ठीक है। और जब पार नहीं पड़ रही तब आपको जनरलाइज मेथड लगाना है। इफ ट्रिक इज नॉट सफिशिएंट, अप्लीकेबल तो हमेशा होगी, ध्यान देना, अप्लीकेबल हमेशा होगी बट कई बार सफिशिएंट नहीं होती वो, इज नॉट सफिशिएंट। और मैं अप्लीकेबल भी बोल देता हूँ, और अप्लीकेबल सफिशिएंट ही सही है, इज नॉट सफिशिएंट देन डू इट बाय जनरलाइज मेथड। फिर आपको जनरलाइज मेथड से करना है, जो कि डिस्कस होगा बाद में, ठीक है, लेक्चर 2 में डिस्कस होगा। ये तो हो गया आपका एक स्ट्रक्चर दिमाग में सेट हो गया कि क्वेश्चन में क्या होगा, पूछेगा क्या और आपको करना कैसे है। थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन कर लेते हैं ऑप्शंस पे, कि ऑप्शन कैसे होंगे। एक बार रुको, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे कुछ होगी कि v ऑफ x गिवन होगा आपको, और आपसे पूछेगा en इन सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन रिजाइम, ऐसे बोल सकता है। नोटिस करना क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज ऐसे हो सकती है, डू इट बाय WKB मेथड, और डू इट बाय सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और डू इट इन सेमी क्लासिकल रिजाइम, इन सेमी क्लासिकल रिजाइम, ठीक है। वो तीनों मतलब एक ही चीज को डिनोट करते हैं कि WKB लगेगा। फाइंड आउट en इन सेमी क्लासिकल रिजाइम, ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा क्वेश्चन होगा। ऑप्शंस पे बात करना चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस में एक खासियत होती है, देखो आप, ऑप्शंस में कुछ खास चीज होती है, उसको नोटिस करवाता हूं मैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो आप नोट, सब में en पूछा है ना, तो en दिया होगा आपको कुछ, en दिया होगा, en दिया होगा आपको कुछ, ठीक है। सब में एक खास बात होती है कि n है ना, n वो भी गिवन होता है कि n यहां से स्टार्ट हो रहा है, और समटाइम्स इट मे बी 0 1 2 एंड सो ऑन, और समटाइम्स इट मे बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, कि ऑप्शंस में n भी गिवन होता है, और समटाइम्स इट मे स्टार्ट फ्रॉम 0 और समटाइम्स इट मे स्टार्ट फ्रॉम 1। तो वो चीज़ आपको नोटिस करना है, क्योंकि हमारा मूवमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, इन ऑप्शंस n may start from 0 or 1, notice it and move accordingly। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि n को नोटिस करना और उसके हिसाब से मूव करना होता है। तो ये तो हो गया अपना काम इस वाले फॉर्मेट के लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक है। और ट्रिक को मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक अभी आपको समझ नहीं आएगी कि क्या सीन होने वाला है। ट्रिक बहुत खास है और तगड़ी चीज़ है, वो आएगा सेकंड लेक्चर के आसपास, ठीक है, सेकंड लेक्चर के स्टार्टिंग में। अभी मूव करते हैं कि ये वाला सीन क्या होगा। अगर आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे करना है, देखो। सेकंड केस के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये कैसे फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन क्या होगा, v ऑफ x गिवन है, एक जस्ट फॉर्मूला है उससे निकाल दो। फॉर्मूला ये है, t इक्वल टू होगा e की पावर -2 गामा, ठीक है। ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, इसको लगा दो।
और टी इक्वल टू, आगे इसमें ये हो जाता है पावर -2, गामा इक्वल टू होता है 1/h कट इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका लिमिट होता है x1 से x2। ठीक है, तो गामा ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गामा को अलग से, 1/h कट इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, और पी ऑफ एक्स को भी एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, रुको एक बार, पी ऑफ एक्स मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, √2m वी ऑफ एक्स माइनस ई एंड डी एक्स, √2m वी ऑफ एक्स माइनस ई डी एक्स, और x1 से x2। x1 x2 क्या है, जैसे आपको है ना पोटेंशियल बैरियर के लिए पूछता है ये हमेशा, तो पोटेंशियल बैरियर का कुछ ऐसे पोटेंशियल बैरियर दिया होगा, जैसे मान लो ये पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये आपका पोटेंशियल बैरियर है, कुछ भी ऐसे पोटेंशियल देगा आपको, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये एक्स एक्सिस है, तो पोटेंशियल बैरियर की रेंज है ये, x1 to x2 मतलब पोटेंशियल बैरियर की रेंज की लिमिट लगेगी, कहाँ से कहाँ तक है ये, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये तो है 1D के लिए, ठीक है, 1D में अगर मतलब 1D का मतलब है अगर v ऑफ x गिवन हो तो, ठीक है, तो आपको इस वे में काम करना है। कई बार आपके क्वेश्चन में v ऑफ r गिवन होगा, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम होगी, सुनते रहना मेरी सारी बात, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और सबको लिखते रहो, क्योंकि अभी है ना तुम्हारे दिमाग के तार खुलने वाले हैं, जब डेफिनेशन आएगी ना तब, तो एक बार अभी नोटिस करो, मैं उसको लिखता हूं 3D के केस में आपको कैसे काम करना है। इन केस ऑफ 3D, अब एक बात पहले नोटिस करा देता हूं मैं, WKB मेथड इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 1D केस, सिर्फ 1D केस में WKB अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होता है, और क्वेश्चन में 3D है, मतलब v ऑफ r गिवन है, तब आपको मूव कैसे करना है देखो। और मैं प्रॉब्लम भी एक एग्जांपल भी आपको बता ही देता हूं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है वहां पे, जैसे ऐसा हो कि ये कोई न्यूक्लियस हो और इस पे अगर आपका एक प्रोटॉन को इंसिडेंट कराएं तो उसके पोटेंशियल बैरियर की तरफ फील होगा, तो कितना ट्रांसमिट कर पाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये 3D प्रॉब्लम है, ये पूरा स्फेरिकल टाइप स्टफ है यहाँ पे, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में v ऑफ r गिवन होगा, जैसे इसका और इसका जो भी कूलम्ब पोटेंशियल होगा वो एज ए बैरियर होगा इसके लिए, ठीक है। तो अभी आप एक बार समझो कि v ऑफ r गिवन हो, 3D प्रॉब्लम हो, देन ट्रीट इट विजुलाइजिंग in 1D, then treat it visualizing it in 1D। इसको 1D केस बना के और फिर विजुलाइज करना है। जैसे ये था आपका स्फीयर था और ये आपका यहाँ पर प्रोटॉन इस पे इंसिडेंट है, तो ये अभी तो है आपका कि 0 to इसका कुछ रेडियस होगा और वहाँ तक ये पोटेंशियल होगा जो भी हो, आपको v ऑफ r गिवन होगा, ठीक है ना बात। तो अब आप ऐसे करना कि ये एक पोटेंशियल इस टाइप का है 1D में कि 0 to a ये पोटेंशियल है, आप इसको चाहिए फिर v ऑफ x भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। उस टाइम 0 to a और इसको चाहिए v ऑफ x ले लो, चाहिए v ऑफ r रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 1D का प्रॉब्लम बन गया ये। तो इस टाइप का ये पोटेंशियल है, इस टाइप से ये पोटेंशियल है, इस टाइप से 0 to a, इस टाइप से इस बैरियर को मानना है, जो भी ये होगा यहाँ पर इसका वेरिएशन, ठीक है। 0 to a इसको पोटेंशियल को मानना है, और अब ये प्रोटॉन आ रहा है आपका, तो अभी जो फॉर्मूला है ना वो सेम फॉर्मूला यूज होगा, मतलब मैं लिख के बोलता हूँ कि गामा इक्वल टू 1/h कट R1 से R2, जैसे R1 से R2 मतलब 0 to a, और लेकिन अगर इधर से अप्रोच कर रहा था ना, राइट से अप्रोच कर रहा है तो a to 0, ठीक है। अभी मैं a to 0 करता हूँ इसको,
अभी नहीं समझ आ रही होंगी चीज़ें, बट वेट करो पूरा, क्योंकि अभी जस्ट आप आए हो चीज़ों पे। a20 एंड अंडर रूट 2m v ऑफ r माइनस ई एंड डी आर। देखो यहाँ पर नोटिस करो, जो मैं चाह रहा हूँ नोटिस करवाना, ये मैंने लाइक के 1D ट्रीट किया है इसको, क्योंकि 3D में तो डी क्यूब आर लिखना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, बट मैंने इसको लाइक के एक्स से ट्रीट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है खास, 3D प्रॉब्लम्स को WKB मेथड डील नहीं करता। अगर आपको इनकेस डील करना ही है तो उनको 1D में विजुलाइज करो और फिर उस क्वेश्चन को करना है। तो ये नोटिस करने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बच्चों से गलती होती है, वो सॉल्यूशन देख लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये क्या क्यों हमने, ठीक है। तो खास बात यही है, 1D में लगता ओनली WKB। अब ये हो गया फॉर्मेट, किस टाइप से हैंडल करना है। अभी ज़्यादा अच्छे से पता नहीं लगा चीज़ें, बट एक स्कीमेटिक थोड़ा बहुत तो आ गया दिमाग में कि ये 2 क्वेश्चन होंगे और ये चीज़ गिवन होगी और ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अब मूव करते हैं और अब आते हैं सबसे पहले व्हाट इज WKB मेथड, ठीक है। लिखता हूँ मैं, अब लेक्चर शुरू होता है। और ये सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 3D प्रॉब्लम को 1D में ट्रीट करना होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले WKB मेथड, व्हाट इज WKB मेथड, व्हाट इज WKB मेथड, ठीक है। और इसी के डिस्कशन में ये भी पॉइंट आ जाएगा कि व्हाई वी कॉल इट एज सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आप लिख लो यहीं पे, एंड व्हाई वी कॉल इट सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है। अब सबसे पहले WKB मेथड है क्या, देखो द WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड, डेफिनेशन आ रही है अभी, ठीक है। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड इज ए टूल और टेक्निक, इज ए टेक्निक, यहां लिखते हैं, इज ए टेक्निक for obtaining approximate solutions to time independent, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, श्रोडिंजर इक्वेशन in one dimension and specifically for slowly varying potentials। अब मेरी बात सुनो ढंग से, ये क्या है, सॉल्यूशन, श्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और किस केस में, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन के। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का मतलब है पोटेंशियल है वो आपका टाइम इंडिपेंडेंट होगा। और एक बात और भी लिखी है, स्पेसिफिकली फॉर स्लोली वेराइंग पोटेंशियल्स। तो कुल मिला के यहाँ पर पोटेंशियल है वो क्या होगा, एक तो टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, दूसरा स्लोली वेराइंग, और तीसरा एक बात ये बोल सकते हैं कि 1D होगा, 1D पोटेंशियल्स को ट्रीट करते हैं। या फिर मैं ऐसे लिख दूं WKB मेथड, आप ये पॉइंट्स को लिखते रहना, ठीक है। अभी मैं
टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब समझाऊंगा। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही देख लो, जो v है पोटेंशियल जो भी आपका, दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ t। जैसे लिख लेना वहाँ पे, v शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ t, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। और vx स्लोली वेराइंग क्या होता है, इस पे बाद में बात होगी, अभी पूरे पॉइंट लिखो। WKB अप्रोक्सीमेशन method is applicable only for 1D cases, applicable for 1D cases, 1D cases, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आपने समझ लिया इस बात को पहले ही, क्योंकि 3D में नहीं लगता है, तो 3D की जो भी प्रॉब्लम आए उसको लाइक ए 1D कन्वर्ट करके विजुलाइज करके और फिर करना होगा, ठीक है। आपको साफ साफ डेफिनेशन में दिख रहा है कि 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज होता है। इनको अंडरलाइन भी कर देना, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स के लिए, 1D के लिए, टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, और सॉल्यूशंस ऑब्टेन करते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब होता है वेव फंक्शन एंड एनर्जी। आपके कभी वेव फंक्शन भी पूछ लेता है और कभी एनर्जी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सारी बातें लिखता हूँ मैं अभी एंड वी ऑब्टेन सॉल्यूशंस, वो तो चलो डेफिनेशन में हो गया। और कुछ खास बातें WKB की वो लिखते हैं। WKB method is applicable for, अभी लिखते रहना बस, for classical region and forbidden, classically forbidden region, या फिर ऐसे लिखो for classically allowed region and classically forbidden region, ठीक है। बट नॉट ऑन टर्निंग पॉइंट्स, applicable for classically allowed region and classically forbidden region, but not on turning points। अभी ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, क्लासिकली अलाउड रीजन, फॉरबिडन रीजन एंड टर्निंग पॉइंट, इस पे बाद में बात होगी। मुझे सब कुछ पता है, स्लोली वेराइंग पे बाद में बात होगी, इस पर बाद में बात होगी, पहले लिखते रहो। WKB मेथड गिव्स better results for large values of n, ये बात भी ध्यान रहे कि लार्ज वैल्यूज ऑफ n पे ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। आपको बताया था ना क्वेश्चन में लार्ज वैल्यूज ऑफ n लिखी होती है, तो वो इसी वजह से लिखी होती है, ठीक है। और समटाइम्स है ना क्वेश्चन में आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। तो अभी हाउएवर you can find energy values for lower n also, लोअर n के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कई बार, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार रुको, नेक्स्ट पॉइंट है हाँ, WKB मेथड इज पर्टिकुलरली यूज्ड, आपने क्वेश्चन था ना उसमें क्या पूछता हमसे, एक तो EN पूछता है, दूसरा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स। तो WKB मेथड इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू फाइंड बाउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी वैल्यूज लिख दो बस, EN एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट थ्रो पोटेंशियल बैरियर्स, तो ये थोड़ा WKB मेथड के बारे में कुछ बातें हैं, ठीक है। और कुछ रहा हो तो देख लेते हैं।
इट इज़ पर्टिकुलरली फाउंड 1D प्रॉब्लम अप्लीकेबल 1D केसेस। हाँ, इफ देर इज 3D केस उसको लिखना चाहिए अपने को, तो देन ट्रीट इट इन 1D। ठीक है, उस बात को लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में ही, इफ देर इज ए 3D प्रॉब्लम, हैशटैग देके इंपॉर्टेंट लिख के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ, या फिर पूरा लिखना है ऐसे, सिंस WKB method is applicable only for 1D, is applicable for 1 dimension, but if sometimes you have to deal 3-dimensional problems, 3D problems, then treat them विजुलाइजिंग इन 1D। कैसे होता है विजुलाइजेशन मैं बता दूंगा, क्वेश्चन जब भी आएंगे, विजुलाइजिंग इट इन 1D। ठीक है, तो ये है पूरा WKB का डिटेल। अब सीधी सीधी क्या बात हो रही है, क्या होगी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्लोली वेराइंग पोटेंशियल्स कौन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बात होगी कि क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या होता है, और टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और बाकी सब ओके है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि स्लोली वेराइंग पोटेंशियल्स कौन है जिनके लिए WKB लगता है। ठीक है, स्लोली वेराइंग पोटेंशियल्स, स्लोली वेराइंग पोटेंशियल्स क्या होते हैं, सिर्फ इनके लिए WKB लगता है। देखो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, क्वेश्चंस में यूज होगी बाद में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर बनाएगी। वैसे तो है ना, अगर मैं नेट के क्वेश्चंस की बात करूं तो एक ट्रिक पर बेस्ड है और 15 मिनट का लेक्चर है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उसमें, बट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ट्रिक। ठीक है ना, तो पूरा समझो आप अच्छे से कि है क्या एक्चुअल में, वो सब कर देंगे। ट्रिक वाला खेल तो कुछ 2 मिनट का है। स्लोली वेराइंग पोटेंशियल्स क्या होते हैं, देखो लिखते चलो, स्लोली वेराइंग potentials are potentials which remains constant over a constant for, एक मिनट रुको यार, slowly varying potentials, slowly varying potentials are potentials which remains almost constant over a region of de Broglie wavelength, ओवर ए रीजन ऑफ de Broglie wavelength। समझो इस बात को। देखो, मान लो ये आपका कोई पोटेंशियल हो, इस टाइप से कोई पोटेंशियल हो, ठीक है, v ऑफ x वर्सेज x, 1D केसेज हैं तो 1D में v ऑफ x वर्सेज x। अब ये बोल रहा है कि आर पोटेंशियल्स विच रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ओवर ए रीजन ऑफ de Broglie wavelength। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इफ x को अगर आप x प्लस dx कर दो, जहां पर dx क्या है, वेयर dx इज ऑर्डर ऑफ de Broglie wavelength लैम्डा, तो वो है बात, ओवर ए रीजन ऑफ de Broglie wavelength। मतलब अगर x को ऐसे चेंज कर दो, देन v ऑफ x ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, देन
V of x will be called as slowly varying potentials. This kind of potential will be slowly varying. मतलब समझो, देखो जैसे x यहाँ पर हो और मैं इसमें चेंज कर दूँ, x प्लस डी एक्स कर दूँ, यहाँ कर दूँ इसको, ये x था और ये x प्लस डी एक्स कर दूँ, और ये जो चेंज हुआ है बीच में जो कि dx है वो ऑर्डर ऑफ लैम्डा हो, तो पोटेंशियल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस x पर तो ये था इतना, ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये इतना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। ये अभी तो देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है वैसे, और कहीं आप यहाँ पर ले लेते तो भी आपको चेंज दिखता अभी तो, बट अब एक चीज नोटिस करना, अब मैं बोलता हूँ कि ऐसा कब होता है, मतलब ऐसा कब होता है कि मतलब पोटेंशियल स्लोली वेरिंग कहाँ होते हैं, कि देखो कब हो सकते हैं, अगर लैम्डा बहुत छोटा हो, लैम्डा वेरी स्मॉल हो, लैम्डा वेरी स्मॉल हो तो ये चीज़ होगी या नहीं होगी, फिर लैम्डा वेरी स्मॉल होगा तो dx बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, और वेरी स्मॉल होगा तो मतलब इस पॉइंट के इधर की बात हो रही है, तब तो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हुआ ना, क्योंकि इस पॉइंट से इधर तो बिल्कुल थोड़ा सा ही तो चेंज आता है, सही या नहीं है। तो अब ये चीज़ कहाँ होती है कि लैम्डा स्मॉल हो, आप देखो इन क्लासिकल मैकेनिक्स, देखो इन क्लासिकल मैकेनिक्स, पहले तो आप ये बात बताओ समझ आया कि नहीं आया स्लोली वेरिंग। स्लोली वेरिंग का मतलब है कि dx अगर वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, और फिर उस केस में dx अगर ये इस ऐसा हो, उस केस में अगर vx ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, ये वेयर dx इज ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, और देन vx ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, तो ये पोटेंशियल स्लोली वेरिंग होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर ऐसा होता है, ऑब्वियसली कहाँ हो सकता है, जहाँ पर लैम्डा बहुत ही चिन्ना सा हो, छोटा सा हो, एकदम बिल्कुल छोटा सा हो, तो उसमें फिर ये dx है ना बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ लैम्डा होना चाहिए। अगर ये छोटा सा होगा इसका मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अब आप ये देखना है कहाँ पर होता है लैम्डा छोटा, कहाँ होता है, इन क्लासिकल रिजाइम लैम्डा इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -34, सुनते रहना अभी, अप्रोक्सीमेटली डी ब्रोगली वेवलेंथ इतने ऑर्डर का होता है, ठीक है, जो भी मीटर हुआ मीटर। तो अब 10 की पावर -34, अगर मैं x को x प्लस 10 की पावर -34 चेंज करूं, तो आप एक बात बताओ पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। अभी तो ये तो देखो कितना 1 सेंटीमीटर हो गया होगा, ये तो 2 सेंटीमीटर हो गया होगा बल्कि, तो इतना चेंज करूंगा मैं, इतना छोटा चेंज करूंगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, सही है ना। तो मैं एक बात बोलूं, इन क्लासिकल रिजाइम ऑल पोटेंशियल्स आर स्लोली वेराइंग, हाँ या ना, या फिर मैं उनको तो कांस्टेंट ही बोल सकता हूं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है वो, स्लोली वेराइंग भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इन क्लासिकल रिजाइम ऑल पोटेंशियल्स आर स्लोली वेराइंग, वेरी स्लोली बोलते हैं, चलो वेरी स्लोली वेराइंग। अब एक बात ये बताओ पहले कि ये जो आपने लैम्डा लिखा क्लासिकल रिजाइम में, ये कैसे लिखा, इतने ऑर्डर का होता है, आपको कहाँ नींद में पता चल रहा है। तो सबसे पहले इसको देखो कि ये पोटेंस मतलब इतने ऑर्डर का होता है क्लासिकल रिजाइम में, देखो इन क्लासिकल रिजाइम ऑर्डर ऑफ लैम्डा, ऑर्डर ऑफ लैम्डा कितना होता है। तो क्लासिकल रिजाइम मतलब जैसे आपके पास कोई बॉल है, लाइक क्रिकेट खेलते हो आप, तो क्रिकेट की जो बॉल होती है वो अगर आप फेंको, और मान लो आपके बुमराह साहब फेंक रहे हो, तो 140 की स्पीड, 145, 150 इस टाइप की स्पीड से फेंक सकते हो, ये सब क्लासिकल फिजिक्स है। तो एक बॉल हो मान लो आप पे 100 ग्राम की, ठीक है, और आपने उसको फेंक दिया हो 150 किलोमीटर पर आवर पे, बुमराह साहब ने फेंक दिया, तुम्हारी तो कहाँ हिम्मत है, सही है ना। तो
अब इसका वेवलेंथ क्या होगा वो आप देखो कैलकुलेट करके, और उसका ऑर्डर देखो। आपको अगर ये मिले तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी, ठीक है ना, कुछ ऐसा कुछ होगा तो आपको ये बिल्कुल फिर क्लियर हो जाएगा कि इन क्लासिकल रिजम ऑल पोटेंशियल आर वेरी स्लोली वेराइंग। देखो आप लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। एच कितना होता है, यही कर देते हैं 6 पॉइंट क्या होता है जो भी होता है इंटू 10 की पावर -34, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट में। एच पी होता है m इंटू वी, और m तो 100 ग्राम है, v कितना है 150 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, ऐसा यूनिट में बदलो, 150 किलोमीटर तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3600 सेकेंड। तो इस चीज़ को यहाँ डालो, लैम्डा क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10 पावर -34 डिवाइड बाय मास 100 ग्राम है, तो मतलब 10 की पावर -3 kg, हाँ kg में लिखना पड़ेगा। और क्योंकि ग्राम तो CGS यूनिट है ना, तो kg में 10 पावर -3 इंटू वी इज वाट 150 गुणा 1000 बटे 3600, ठीक है। कैलकुलेट करो, मीटर में आएगा जो भी आना है। और देखो आप जस्ट ऑर्डर देख लो, देखो 10 की पावर -3 10 की पावर -3 प्लस 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर है 3600, इसके 2 बिंदे इससे कैंसिल हो गए, और ये हो गया 150, ऊपर है 36, तो 30 मान के भी चलो, तो 30 पंजू 150, यहाँ 6, तो कुल मिला के ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ऑर्डर बचेगा 10 पावर -34 का ही 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ ही आएगा। तो क्लासिकल रिजाइम में ये वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, बहुत छोटी होती है, इसलिए ये चेंज छोटा सा होगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं एक बात करता हूँ, इन क्लासिकल रिजाइम तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वेरी स्लोली वेरिंग, और यहाँ पर आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। बट इन सेमी क्लासिकल रिजाइम क्या होगा, इसको हटाते हैं। बट इन सेमी क्लासिकल रिजाइम सारे ऐसे लिखते रहना सिक्वेंशियल में, जिस वे में मैं जा रहा हूं उसी वे में, ठीक है, 1 नंबर क्लासिक समझ में आएगा। बट इन सेमी क्लासिकल रिजाइम सेमी क्लासिकल रिजाइम का मतलब क्या होता है कि ना तो क्लासिकल और ना क्वांटम, बीच का, ठीक है। तो लैम्डा कितने ऑर्डर का होगा भाई, लैम्डा कितना होगा, इसमें तो इतना है, उसमें क्वांटम में 10 पावर -10 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, जैसे आपने देखा हो, देख लेना कभी भी, वो थोड़ा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा 10 की पावर -20 और 10 की पावर -25, इस टाइप के ऑर्डर का होगा सेमी क्लासिकल रिजाइम में। अब इस रिजाइम में जो पोटेंशियल होंगे उसमें x तो ये है, और मैं अगर x प्लस dx करूं तो ये जो dx है वो किस ऑर्डर का है भाई, लैम्डा के ऑर्डर का होगा। लैम्डा किस ऑर्डर का है 10 पावर -20 टू 10 की पावर -25, इतने ऑर्डर का है। तो क्लासिकल रिजाइम में तो ये था ऑलमोस्ट कांस्टेंट और वेरी स्लोली वेराइंग, इसमें ये थोड़ा सा बड़ा है dx, इस वाले केस से बड़ा है, यहाँ तो इतना था, ये इससे बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, देख भी सकते हो आप। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि स्लोली वेराइंग पोटेंशियल है। मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, इन सेमी क्लासिकल रिजाइम ऑल पोटेंशियल्स आर स्लोली वेराइंग पोटेंशियल्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये कोई खास चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इन सेमी क्लासिकल रिजाइम लिखो, ऑल पोटेंशियल्स आर, या फिर मैं लिख भी देता हूं थोड़ा लैंग्वेज सिंस, या फिर क्लियर हो ही गया यार, डायग्राम से क्लियर है कि dx इतने ऑर्डर का है तो कुछ खास चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब लिख लेना अपने हिसाब से हिंदी में, इन सेमी क्लासिकल रिजाइम all potentials are slowly varying,
because the change in x should be the order of lambda and lambda is around of this order, और ये बहुत ही कम है और बहुत कम है, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, या फिर बोल सकते हो आप स्लोली वेराइंग रहेगा। सही है। सो या फिर ऐसे लिखता हूं, एंड दैट्स वाई the WKB method is also called as सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब की बार समझ में आएगा, क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये रीजन है कि आप उसको सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हो, क्योंकि WKB किसके लिए एप्लीकेबल होता है, और अच्छे से समझो इसको। WKB किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स के लिए। ठीक है, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स, अच्छे से लिख देता हूं, वेरिंग पोटेंशियल्स के लिए। और स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स होते कहाँ हैं, किस रिजाइम में होते हैं? सेमी क्लासिकल रिजाइम में। तो सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये रीजन है कि वहां पर सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हो आप लोग WKB को। चलो यहां तक क्लियर हो गया, और स्लोली वेरिंग भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, अगर आपने नोटिस किया हो तो, क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन एंड टर्निंग पॉइंट्स। मूव। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कहां पर WKB एप्लीकेबल होता है, कहां नहीं। तो दोनों जगह एप्लीकेबल होता है, क्लासिकली अलाउड रीजन में भी, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में भी, बट टर्निंग पॉइंट्स पर नहीं होता। और बहुत कम टेक्स्ट बुक है जहां पर ये लिखा हुआ है कि टर्निंग पॉइंट्स पर क्यों नहीं होता। आज अपन समझेंगे। ठीक है, चलो पहले समझे क्लासिकली अलाउड रीजन होता क्या है। क्लासिकली अलाउड रीजन, टॉपिक डालो, अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, एंड कर देना यार, एंड क्लासिकली फॉरबिडन रीजन एंड टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, देखो क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है। क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन ऐसा रीजन जहां पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का पॉजिटिव हो। ठीक है, क्लासिकली अलाउड। क्लासिकली फॉरबिडन, ऐसा रीजन जहां पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का नेगेटिव हो। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑब्वियसली क्लासिकली फॉरबिडन है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्लासिकली किसी भी पार्टिकल की नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो दैट्स व्हाई दिस इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं? जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहां पर वो अपना, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाता है और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है। हियर पार्टिकल्स वेलोसिटी इज जीरो and it change its direction, and it change its velocity direction, इस पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है और वेलोसिटी जीरो भी होती है। ठीक है, इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। टर्निंग का मतलब देखो, यू टर्न होता है ना, इसका मतलब होता है तुम ऐसे घूम के आते हो, ऐसे गए और यू आते हो। तो टर्निंग भी ऐसे है कि ये गया और वापस आ जाता है। तो जब गया और वापस आएगा तो एक बार रुकेगा ना, तो जहाँ पर रुकता है जो स्टॉपेज है वो टर्निंग पॉइंट है, और वहाँ से उल्टा आता है। सही है, तो इस वजह से इसको टर्निंग पॉइंट नाम देते हैं। अब समझो इसको अच्छे से। लेट आप पे कोई पोटेंशियल है, इस टाइप से कोई पोटेंशियल है, मैं छोटा बना दो थोड़ा, इस टाइप से यहाँ पे कोई पोटेंशियल है।
ठीक है। और सर दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको। ये कोई पोटेंशियल है आपका, ठीक है। और चलो ऐसे कुछ भी बना लो, कुछ भी आर्बिट्रेरी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टिकल जब भी कोई भी मूव करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को वी ऑफ एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ है, उसको आप यहाँ पे कहीं पे शो करते हो। ये पार्टिकल की एनर्जी है, ठीक है। इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन से शो अप होती है, ठीक है। जिस भी एनर्जी के साथ पार्टिकल मूव करता है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो अप करते हैं। अब आप एक चीज देखो, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसको मैं x1 बोलता हूँ, इसको x2 बोल रहा हूँ। आप एक चीज देखो, इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में E का लाइन तो ये है, ठीक है, और V का लाइन ये है। आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहां पर V ऑफ x मैं ऐसे लिखता हूं कि x4, x1 एंड x2, x1 और x2 के बीच में जो मामला है वो उसको लिखता हूं। V ऑफ x ये है, वो लेस देन E है या नहीं है? V ऑफ x लेस देन E है, देख सकते हो आप आराम से। पोटेंशियल नीचे है एनर्जी वाली लाइन से, और ये ध्यान रहे मैंने बराबर नहीं लगाया यहाँ पर, मैंने इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर तो वो दोनों बराबर हो जा रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बराबर नहीं है यहाँ पे। V ऑफ x लेस देन E है। काइनेटिक एनर्जी आपको देखना है, ये अलाउड रीजन है या क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? E माइनस V ऑफ x ही तो होता है, ठीक है। तो E माइनस V होता है काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो E बड़ा है तो क्या चीज आएगी? पॉजिटिव। तो ये है आपका क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर बोला था ना क्लासिकली अलाउड रीजन मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस रीजन में x1 से x2 के बीच में काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें देखेंगे, अभी आप एक बार रीजन समझो। तो ये क्लासिकली अलाउड रीजन है। अब इस रीजन में देखो x1 से इधर और x2 से उधर, यहां पर देखो एनर्जी लाइन नीचे है और पोटेंशियल लाइन ऊपर है, सही है कि नहीं है? V ऑफ x का ग्राफ यही तो है। तो पोटेंशियल मतलब फिर कहां से बोलूं मैं, माइनस इन्फिनिटी टू x1 माइनस इन्फिनिटी टू x1 एंड x2 टू इन्फिनिटी, x2 टू इन्फिनिटी। V ऑफ x है, दोनों साइड में देखो आप एनर्जी लाइन से ऊपर है। V ऑफ x इज ग्रेटर देन E। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है T लिख दो या Ke लिख दो, वो क्या हो जा रही है यहाँ पर? E माइनस V ऑफ x होता है और ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव, क्योंकि V ऑफ x बड़ा है इस बार। तो ये क्या हुआ? क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन। आया समझ में? तो ये है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। फॉरबिडन का मतलब है क्लासिकली पार्टिकल इस रीजन में जा नहीं सकता, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकली जा सकता है एक टनलिंग इफेक्ट के थ्रू, बट क्लासिकली नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पे भी क्लासिकली नहीं जा सकता, पार्टिकल सिर्फ क्लासिकली इसमें मूव कर सकता है, ठीक है। और अब देखो मूव कैसे करेगा उसको भी देखो, और फिर टर्निंग पॉइंट्स को समझो। एक बार टर्निंग पॉइंट को और लिखते हैं, इसको हटा लेते हैं। आपको डेफिनेशन समझ ही आ गई थी। टर्निंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। आप देखना ये चीज होगी यहाँ पे। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है? देखो जहां पर E इक्वल टू V है, एक तो ये पॉइंट है जहां पर E और V के दोनों के कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट है जहां पर कर रहे हैं। तो x1 एंड x2 आर टर्निंग पॉइंट, x1 एंड x2 आर टर्निंग पॉइंट्स बिकॉज काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज V ऑफ x इक्वल टू E है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एक चीज यहाँ पर ये भी सोच लो कि समझ लो कि यहाँ पर मोशन कैसे हो रही है। देखो अब समझना, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, मैं एक बार वापस बनाता हूँ।
ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट, आप देख सकते हो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कुछ लिखा होगा जैसे 10, 15, 20 जो भी कुछ लिखा होगा, ये एनर्जी हमेशा पार्टिकल की 10 ही रहनी है। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, ई तो कांस्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्लासिकल रीजन, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो क्या था, ई कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है हमेशा, आप देख सकते हो। अब टोटल एनर्जी होती क्या है, इक्वल टू होता है T प्लस वी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब अगर ये तो है कांस्टेंट और ये अगर बढ़ रही होगी, कांस्टेंट है, डबल मार्क कर देता हूँ, ये अगर इंक्रीज हो रही होगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये डिक्रीज हो रही होगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज, सही है ना। और देखो यहाँ पर देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो यहाँ से पार्टिकल काइनेटिक, चलो मान लो कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा और जैसे जैसे, मतलब वैसे तो मैं देखूँ तो ऐसे आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ेगा x2 की साइड में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। और आगे गया, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ रही है, ठीक है ना। और आगे गया, x2 पे पहुंचते ही उसका क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी तो इसका मतलब T इक्वल टू 0 हो गया इस पे, इसका मतलब पार्टिकल रुक गया। अब देखो, तो अभी जा रहा था ऐसे इस डायरेक्शन में, प्लस x डायरेक्शन में, अब पार्टिकल रुक गया यहाँ पे। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पार्टिकल की मैक्सिमम है, ठीक है कि नहीं है। और अब कोई भी जो भी फिजिकल एंटिटी होती है, कोई भी चीज़ है, वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अपना मिनिमम करना चाहता है, सही बात है या नहीं है। तो वो यहाँ से मिनिमम करने के लिए किधर जाएगा, उधर तो फॉरबिडन रीजन है, वहाँ तो जा ही नहीं सकता, वापस से इधर ही आएगा, वापस से आएगा तो इसका मतलब ऐसे। तो अब देखो इस पॉइंट पर डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है ये, इसी वजह से। तो अब ये वापस आएगा, तो जैसे जैसे वापस आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो ये शूट करेगा ऊपर की साइड में, ओवर शूट करेगा, ऐसे आगे जाएगा तो इसका मतलब ऐसे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आप देखो ऐसे अगर इधर आ रहा है x1 की साइड में तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। इस पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और टोटल एनर्जी के बराबर है। वापस से पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए पार्टिकल नीचे आएगा, पहले ऐसे था, यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब पार्टिकल वापस से करने के लिए नीचे, पोटेंशियल एनर्जी को नीचे करेगा, इसका मतलब ऐसे आएगा, इस पाथ पे, पाथ नहीं बोलेंगे सॉरी, इसको ऐसे नीचे आएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी और वापस से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इस वे भी ऐसे डायरेक्शन चेंज होगी, वापस आएगा पार्टिकल। और अब देखो एक बार यू गया, यहाँ रुका, वापस आया, यहाँ गया, यहाँ रुका, यहाँ गया, ऐसे ये मोशन हो रहा है। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है यहाँ पर। और ये आप स्मॉल ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी भी निकालते हो कई बार इसको ऐसे करके, ठीक है, वो बाद में डिस्कस होगी फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, मिनिमा है, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर स्मॉल ऑसिलेशन की बात करेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा उस टाइम, मिनिमा जिसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये बातें तो अलग थी, डिफरेंट थी, बट समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्लासिकल रिजम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या होता है, और टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं। अब बात आती है कि अब देखो
इस रीजन में डब्ल्यू के भी अप्लीकेबल है, x1 से x2, ठीक है। इस रीजन में भी अप्लीकेबल है, इस रीजन में भी अप्लीकेबल है। क्लासिकली अलाउड रीजन में अप्लीकेबल है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में अप्लीकेबल है, बट नॉट अप्लीकेबल ऑन टर्निंग पॉइंट्स। x1 और x2 पर, इन पर शार्प जो पॉइंट है इन पर अप्लीकेबल नहीं है। और समटाइम्स यू मे आल्सो कॉल कि टर्निंग पॉइंट्स एंड इट्स इमीडिएट नियर नेबरहुड, इमीडिएट नेबरहुड मतलब बिल्कुल बिल्कुल पास वाले जो पड़ोसी हैं उन पॉइंट्स पर भी ये अप्लीकेबल नहीं है। अभी आपसे जस्ट इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्निंग पॉइंट्स पर अप्लीकेबल है या नहीं है, तो नहीं, ठीक है। अब ये खास है, मैं इसको लिख देता हूँ, हालांकि पहले भी लिखा हुआ है ये पॉइंट, एक बार वापस से लिख लो और इसको समझो। इस बार हम समझेंगे कि क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स पर क्यों डब्ल्यू के भी अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो डब्ल्यू के बी अप्लीकेबल फॉर अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन, यस, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यस, एट टर्निंग पॉइंट्स, नो, ठीक है। आप अच्छे से लिख लेना इसको, क्लासिकली अलाउड रीजन में अप्लीकेबल है, फॉरबिडन रीजन में अप्लीकेबल है, बट टर्निंग पॉइंट्स पर नहीं है। अब वाई नोट, वाई डब्ल्यू के बी इज नॉट अप्लीकेबल एट टर्निंग पॉइंट्स, एट टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स पर अप्लीकेबल क्यों नहीं है, समझो इस बात को। देखो टर्निंग पॉइंट्स पर खेल क्या हो रहा है आप वो देखो। टर्निंग पॉइंट वो है जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सही है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वहां पर देखो E और B दोनों मैच हो रहे हैं, बिकॉज E और B बराबर है यहाँ पर, इस वजह से ये जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है, p²/2m, तो P भी जीरो हुआ ना, यानी कि पार्टिकल का मोमेंटम जीरो है। वैसे भी देख लो ना, वेलोसिटी जीरो है ना, यहाँ पे बोल सकते हो ना वेलोसिटी जीरो मतलब मोमेंटम भी जीरो है। लैम्बडा क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्बडा h/p, और मोमेंटम जीरो है। इफ p टेंस टू जीरो है तो लैम्बडा टेंस टू क्या होगा भाई, इंफिनिटी, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा है लैम्बडा। अब आ जा, अब देख, जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये पोटेंशियल हो भाई, ये स्लोली वेराइंग पोटेंशियल हुआ, ये लाइट टर्निंग पॉइंट्स है, कैसे आप ऐसे मान लो। चलो दोबारा डायग्राम बनाया तो मैं थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाह रहा हूँ। तो ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, इस पे बात हो रही है कि इस पे अप्लीकेबल है या नहीं है। x2 अगर पोटेंशियल स्लोली वेराइंग हुआ इसके नेबरहुड में, इमीडिएट नेबरहुड में, तो डब्ल्यू के बी लगेगा। अगर स्लोली वेराइंग नहीं हुआ तो नहीं लगेगा, क्योंकि डब्ल्यू के बी सिर्फ और सिर्फ स्लोली वेराइंग पोटेंशियल के लिए अप्लीकेबल है। अब देखो स्लोली वेराइंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर आप x2 को x2 प्लस dx करो तो Vx ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, यही तो है स्लोली वेराइंग। यही तो होता है स्लोली वेराइंग पोटेंशियल कि अगर x2 प्लस dx करें तो Vx कांस्टेंट रहे ऑलमोस्ट, और dx क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ लैम्बडा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और लैम्बडा एंड हेयर, बट हेयर लैम्बडा इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, ये टेंस टू इन्फिनिटी है। अब जब लैम्बडा टेंस टू इन्फिनिटी है तो dx मतलब बहुत बड़ा, dx मतलब बहुत बड़ा मतलब इस टाइप से इतना बड़ा, ये है x2 प्लस dx अगर आप लिखना चाहते हो। अबे इतने में तो पोटेंशियल कहाँ चला गया, बहुत ज़्यादा मतलब चेंज है। आप स्लोली वेराइंग थोड़ी बोल सकते हो अब,
Yes or no? That's why, since here lambda is very large, that's why dx is large and potential is not slowly varying. In immediate neighborhood, immediate आगे लिखता हूँ इधर, neighborhood of turning points, and that's why WKB is not applicable at turning points. तो ये है मजे वाली बात। मैं हर चीज़ को विविध रीजन बता रहा हूँ, इतना सब ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, बट यार जब कुछ पढ़ रहे हो ना तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आज तो आप पढ़ रहे हो, कल को आप स्टेज पे आके किसी को पढ़ाने भी जाओगे, उस टाइम आप ऐसे ही काट नहीं सकते उनका, ठीक है ना। और आने वाली जनरेशन तो वैसे भी पबजी वाली है, बहुत माइंडेड है, बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते है वो, सही है नहीं, हमसे 3-4 गुना तेज है, तो आप उसको हैंडल करना है तो आपको बिल्कुल डेप्थ में चीज़ें पता होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ये बुक्स में नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, आप और खुद से देखो यार, मिलती है, ऑब्वियस सी चीज़ है, वैसे अपने खुद को समझ में आ रहा है, कुछ वो थोड़ी करना पड़ रहा है, बस जो लिखा है ना उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना होता है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है WKB, वैलिडिटी कंडीशन ऑफ WKB मेथड, ठीक है। चलो क्लासिकली ये सब हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलिडिटी कंडीशन ऑफ WKB। वैलिडिटी कंडीशन ऑफ WKB मेथड, ठीक है। ये देखो क्या होता है ये होता है डी लैम्डा कट ओवर dx शुड बी लेस देन 1। दिस इज वैलिडिटी कंडीशन फॉर WKB मेथड, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझ लो। लैम्डा कट, हियर लैम्डा कट इज व्हाट, लैम्डा, कुछ लोग हैं ना इसको लैम्डा बार भी बोल देते हैं, तो यार नाराज मत हुआ करो। ये पता है क्या सीन होता है कि जैसे आप लोग है ना, मतलब क्या बोलते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हो, गए हो, MSc वगैरह में क्लास ली है, मैंने कभी ली नहीं है ना MSc में ना BSc में, तो मेरे जो जी आता है वही बोल देता हूँ। इन चीज़ों की माफ़ी रहे तो बेटर रहेगा, तो लैम्डा कट ही बोल रहा हूँ मैं तो। अभी एच मतलब लैम्डा बार है, कट है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, समझ में आता होगा। लैम्डा कट होता है यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो अब एक तो कई बार यही डायरेक्ट वहाँ पर होती है, ठीक है। कई बार इसको दूसरे फॉर्मेट में भी पूछ लेता है, मतलब देखो कैसे ऑप्शंस में कुछ दूसरा चीज़ भी होती है, देखना। सिंस k इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, सही है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लैम्डा इधर ले आऊँ अपॉन 2 पाई इक्वल टू 1 अपॉन के, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा कट इक्वल टू 1 अपॉन के, और डी लैम्डा कट क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन किया है तो इसका क्या होगा -1 अपॉन के स्क्वायर। 1 अपॉन के का क्या होता है -1 अपॉन के स्क्वायर डी के, और डी लैम्डा कट ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा -1 अपॉन के स्क्वायर डी के बाई डी एक्स। और इसका मोड अगर मैं ले लूँ तो इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगी 1 ओवर के स्क्वायर डी के ओवर डी एक्स। ये के यहाँ पे वेव वेक्टर है, तो ये चीज़ लेस देन 1 हो, ये चीज़ लेस देन 1 हो, इसका मतलब ये भी आप लिख सकते हो इस चीज़ को 1 अपॉन के स्क्वायर डी के ओवर डी एक्स
शुड बी लेस देन 1। दिस इज ऑल्सो वैलिडिटी कंडीशन ऑफ WKB मेथड। डायरेक्ट पूछी जाती है या तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए। चलो मूव करते हैं और थोड़ा समझ भी सकते हो इसको। देखो अगर मैं इसको लिखूं तो इसका मतलब ये है कि डी लैम्डा कट शुड बी लेस देन dx। देखो आपने अगर आपने नोटिस किया हो कि जो टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर लैम्डा या डी लैम्डा का जो ऑर्डर है वो बहुत टेंस टू इन्फिनिटी था, लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी था, तो वो बहुत बड़ा हो गया था लैम्डा। इसी वजह से तो वहाँ पे दिक्कत हुई, टर्निंग पॉइंट पे WKB एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो लैम्डा बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब डी लैम्डा जो ऑर्डर ऑफ लैम्डा है वो बहुत छोटा होना चाहिए dx से। जो आप चेंज करते हो पोटेंशियल में, जो dx जो आप चेंज लेते हो ये इसमें मतलब कई लैम्डा से जो चेंज इन लैम्डा उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये स्लोली वेरिंग पोटेंशियल रहेगा। इस वजह से स्टेप से आप समझ सकते हो इसको थोड़ा सा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आए तो डायरेक्ट याद रखो और छोड़ो यार, इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट है वेव फंक्शन इन क्लासिकली अलाउड रीजन। देखो अब क्लासिकली अलाउड रीजन में भी लगता है WKB और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में भी लगता है, तो दोनों में कई बार वेव फंक्शन भी पूछता है, गेट वगैरह गेट के एग्जाम में पूछ लेता है, छोटे एग्जाम्स में। वेव फंक्शन इन क्लासिकली अलाउड रीजन, और दूसरा है यहाँ पर वेव फंक्शन इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है, यहां पर देखो क्या होता है वेव फंक्शन। साई ऑफ एक्स इक्वल टू होता है C ओवर C1 कर दो चाहिए इसको, C1 ओवर रूट ऑफ PX e का पावर प्लस आयोटा 1/h कट P ऑफ x dx और प्लस C2 बाय रूट PX e टू द पावर माइनस आयोटा बाई h कट इंटीग्रेशन P ऑफ x dx। ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी लिख देता है। अभी आप जस्ट समझ लोगी क्या है, ठीक है। C1 ओवर रूट PX e का पावर आयोटा kx प्लस C2 ओवर रूट PX e की पावर माइनस आयोटा kx जस्ट kx ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मेट में याद रखो। और इधर साई ऑफ एक्स होता है आपका C1 ओवर रूट PX e का पावर 1/h कट इंटीग्रेशन P ऑफ x dx प्लस C2 ओवर रूट PX e का पावर 1/h कट माइनस का P ऑफ x dx। और ऐसे भी लिख सकता है कई बार साई ऑफ x इक्वल टू C1 रूट PX e का पावर kx प्लस C2 ओवर रूट PX e का पावर माइनस kx। ठीक है, तो ये है आपका वेव फंक्शन इन क्लासिकली अलाउड रीजन एंड क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। कैसे आया ये सब, उसके लिए एक डेरिवेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो शुरुआत करूँगा वो सबसे पहले यहाँ से ही करूँगा कि पहले एक वेव फंक्शन लिखूँगा और वो कैसे आए उस डेरिवेशन को दिखाऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये छोटा सा होगा ये डेरिवेशन, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आएंगे क्वांटाइजेशन कंडीशन पर और ट्रिक पर, और फिर क्वेश्चन भी करेंगे वहाँ पे। उसके बाद WKB में जो मतलब एग्जाम के पर्पज से जो स्टफ है वो होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव था कि व्हाट इज़ WKB, और आप है ना एक एक चीज़ को अच्छे से लिख लो एक बार। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश की है, वीडियो को आगे पीछे करके एक बार अच्छे से समझ लो, और कुछ नहीं आता है तो डाउट जो भी है आपके उसको बता दो।
और उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस तो सीधे ट्रिक से होंगे और वैसे भी जस्ट मैथमेटिक्स यू नो वेरी वेल। ठीक है, चलो मूव करते हैं, बाय बाय, कल के लेक्चर में मिलते हैं।